प्रणाम भैया बहनों। आज के हमारे इस वीडियो में हम कक्षा सप्तमी की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 2 की कहानी दादी माँ के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि दादी जब कोई लोग बीमार पड़ते थे तो दादी वहाँ पर जाकर उनको तरह तरह की अपनी दवाइयों द्वारा उनको ठीक करने का प्रयास करती, उन्हें उपचार बताती और लेखक को उस समय बीमार होने में भी बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि इसी बहाने लेखक को दादी का दुलार मिलता था, स्नेह मिलता था। बाद में जब दादी चली गई तब वह उन्हें ज़्यादा महसूस होने लग गया और बीमार पड़ना उनको बड़ा दुखदायी और कष्टदायक लगने लगा। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि दादी माँ किस प्रकार से लोगों की आर्थिक मदद भी किया करती थी। वहाँ पर कोई उधार मांगने आता तो दादी उसको कुछ कहते हुए, डांटते हुए उसकी आर्थिक सहायता भी किया करती थी। एवं सामाजिक कार्यक्रमों जैसे विवाह, जन्मोत्सव एवं अनेक कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्शाने हेतु कई बार विलंब से आती और अनेक कार्य करने के बहाने बताती हुई स्वयं को व्यस्त बताती। तो आइए अब हम कहानी के आगे के भाग को समझते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का काम का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। इस प्रसंग में लेखक ये बताना चाह रहा है कि किशन जो लेखक है उसके बड़े भाई की शादी का वर्णन है। दादी माँ के उत्साह, किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। इस विवाह में दादी ने बड़े उत्साह और आनंद के साथ कार्य किया। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। वो कार्य में इतना व्यस्त रहती और कहीं पर दिन भर नहीं दिखी। सारा का सारा घर उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, आसपास की जो पड़ोसी ने थी, महिलाएं थी, वह आती। बहुत बुलाने पर दादी माँ आती और दादी माँ इतनी व्यस्त अपना आप को दिखाती कि बार बार बुलाने पर दादी माँ आती। बाद में बहन बुरा न मानना कहती कि बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। काम इतना ज़्यादा, काम का उद्देश्य है कि कार्य इतना अधिक कि मैं अपने आप को इतना व्यस्त रख पाती हूँ, समय नहीं मिलता। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। दादी माँ हर कार्य में अपनी उपस्थिति को दर्शाना चाहती। वह कहती कि अपने हाथ से एक भी कार्य अपने हाथ से न करूँ तो वह होता नहीं। दादी माँ की उम्र बहुत थी, लेकिन वहाँ पर उनका होना, उनकी उपस्थिति होना बहुत महत्व रखता था। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। दादी माँ अपने आप को बहुत व्यस्त रखती और वह कार्य तो नहीं कर पाती, लेकिन हर कार्य उनकी देखरेख में होता था और वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उनकी अनुपस्थिति असल में विलंब का कारण बन जाती। वह वहाँ पर देरी से पहुँचती, लेकिन जब तक कार्य वहाँ पर शुरू नहीं किया जाता। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय
कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। इस प्रसंग में लेखक बीते दिनों की बात को याद करते हुए कहता है, उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। एक दिन मैं जब दोपहर को वापस घर लौटा तो बाहरी निकसार, निकलने का जो स्थान होता है, वहाँ पर कोई खड़ा था और दादी उस पर बिगड़ रही थी, नाराज़ हो रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है, और जो कि मैंने देखा तो पास के कोने में रामी की चाची खड़ी थी। उसी पर दादी माँ चिढ़ रही थी, नाराज़ हो रही थी। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। और कह रही थी कि ये मुझसे नहीं होगा धन्नो। रामी की चाची का नाम है धन्नो, तो उनसे कह रही है कि ये नहीं होगा मुझसे, और मेरे जो रुपए हैं मैं सूद के ब्याज के साथ मुझे वापस से लौटा दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। तुझे तो कुछ शर्म नहीं है। जब मांगने आई थी, जब कितना गिड़गिड़ा रही थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। हर जगह घूमती रही, गिड़गिड़ाती रही और पैरों पर नाक रगड़ती रही, पर किसी ने तेरी कोई मदद नहीं की, आर्थिक रूप से तेरी कोई मदद नहीं की। अब लगी है आजकल करने, असल फसल में दूंगी। और अब आजकल कहने लगी है कि जब फसल तैयार होगी उस समय दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। फसल का समय गया और अब क्या तेरे लिए ये फसल, दूसरी फसल आ जाएगी। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। रामी की चाची दादी से कह रही है कि दूंगी मालकिन, मैं सारा जो पुराना बकाया है मैं तुम्हें लौटा दूंगी। और रोते हुए दोनों हाथों से आंचल पकड़े हुए दादी माँ के पैरों की ओर झुक जाती है। कहती है, बिटिया की शादी है, आप दया न करेंगे तो उस बिटिया का निस्तारा कैसे होगा। वहाँ पर वो दादी के सामने याचना कर रही है कि मेरी बेटी के लिए आप पुनः मुझे थोड़ा सा सहयोग करें। हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। दादी और चिढ़ गई और उससे कहने लगी कि दूर हट, अभी तो मैं नहा के आई हूँ। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। यहाँ पर दादी का और रामी चाची के बीच में जो वार्तालाप चल रही है उस पर लेखक की नज़र थी, वह देख रहा था। तो लेखक को यह कुछ अप्रिय प्रसंग सा लगा। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी। मैंने अपनी दादी से कहा कि बेचारी गरीब है और वह तुम्हें वापस से ये लौटा देगी। मैं कुछ कहता, लेकिन दादी इस बीच में और ज़्यादा चिढ़कर मुझसे कहने लगी, लेखक से, चला है समझाने। तू मुझे समझा मत, चला है मुझे समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। इस प्रसंग में लेखक दादी माँ की उदारता की ओर बताना चाहता है। उदार चरित्र का वर्णन इस प्रसंग के द्वारा दे रहा है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। लेखक कह रहा है कि मैं आंगन की ओर चला गया।
कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल गया और इस घटना को लेखक बिल्कुल भूल गया। एक दिन रास्ते में उन्हें वही रामी की चाची मिल गई। वह दादी को कुछ कह रही थी, जिसमें पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। दादी को कहते हुए कह रही थी कि पूतो फलो दूधो नहाओ, मतलब दादी से वह किसी बात पर खुश थी, इसलिए वह आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विवल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। मैंने पूछ लिया, क्या बात है धन्नो चाची, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वह विह्वल होकर, यानी कुछ अशांत शुद्ध सी होकर कहने लगी, उरीन हो गई बेटा, मैं तो इस कर्ज से मुक्त हो गई, ऋण से मुक्त हो गई। भगवान भला करे हमारी इस मालकिन का, हमारी मालकिन का भगवान भला करे। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। कल ही घर आई थी और जो मैं मुझसे मांगती थी रुपया और जो ब्याज के रुपया मांगती थी, वह सारा रुपया छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। और रुपया माफ़ करने के बाद उन दादी ने उसे 10 रुपये और दिए और कहा कि धन्नो, जैसे तेरी बेटी है वैसी मेरी बेटी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। और कहने लगी कि 10 और 5 रुपये के लिए लोगों के बीच में अपनी हंसी न हो। यह कहते हुए धन्नो की चाची कहती है कि वह दादी तो देवता का रूप है, देवता है बेटा, देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, लेखक पूछता है कि उस रोज़ तो दादी आपको बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो क्या लाभ। वह तो बड़े लोगों का ऐसा काम है, जब वो रुपया देते हैं तो डांट भी सुनाते हैं। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। जब ये धन्नो की चाची ने ये तर्क दिया कि भाई वह डांटे नहीं भी तो क्या, जब वो हमारी मदद कर रहे हैं तो कुछ डांट भी सुनाते हैं, तो मैं इस तर्क पर थोड़ा सा हंसता हुआ आगे की ओर चल दिया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती है। विवाह की बात को अभिनय भी होता है, विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। लेखक यहाँ पर अपने बड़े भाई के विवाह को याद करते हुए इस प्रसंग के द्वारा हमें यह कह रहा है कि मेरे बड़े भाई का विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले ही औरतें रात रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी करती है, कुछ अभिनय द्वारा मनोरंजन भी करती है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। ये ज़्यादातर एक ही कथा के अंदर ये सारे दृश्य हुआ करते हैं। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। उसमें विवाह से लेकर पुत्र के जन्म होने तक के सारे दृश्यों को दिखाया जाता है। सभी पार्ट औरतें ही करती है। इसमें यही विशेषता है कि ये जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी ये अभिनय होते हैं, सभी औरतों द्वारा ही किए जाते हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। लेखक कह रहा है कि मैं अपने भाई के विवाह के समय बीमार था, तो इस कारण मैं अपने भाई की बारात में
न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था और लेखक का जो ममेरा भाई है वह भी उस विवाह में कुछ देरी से पहुंचता है। तो वह दालान में सो रहा था, बरामदा, दालान का अर्थ है बरामदा में सो रहा था। औरतों ने इस पर आपत्ति की। औरतों ने अपनी आपत्ति करी, क्योंकि यह कार्यक्रम सिर्फ औरतों का ही था। ये सारे अभिनय औरतों द्वारा किए जाते थे। वहाँ पर कोई पुरुष नहीं रहता इस कार्यक्रम में, लेकिन वहाँ पर उनका ममेरा भाई सो रहा था। औरतों ने इस बात पर अपनी आपत्ति जताई। तो भैया बहनों, इस वीडियो में आज हम इतना ही समझेंगे। भैया बहनों, अभी हमने जो कहानी का वाचन किया है उसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनके अर्थों को जानने समझने का प्रयास करते हैं। विलंब, देरी, निकसार, निकलने का स्थान, निस्तार, छुटकारा, विह्वल, घबराया हुआ या शुद्ध, उऋण, ऋण से मुक्त, दालान, बरामदा। भैया बहनों, आप इन कठिन शब्दों को अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में लिखेंगे। शेष भाग को हम अगले वीडियो में समझेंगे।